मैं पूरे स्कूल में मजाक का पात्र बना हुआ एक एस रैंक का बेकार ताबीज विशेषज्ञ था, लेकिन मैंने 3 दिनों में 1 लाख विस्फोटक ताबीज तैयार किए, सिर्फ एक ऐसे बफ को मारने के लिए जिसे छूने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं मरने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरी एसएस रैंक हथियार जादूगर प्रेमिका ने भी मुझे वहीं छोड़ दिया और ड्रैगन परिवार के युवा मालिक की बाहों में चली गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे ताबीजों को न तो मना की जरूरत थी, न जादुई शक्ति की खपत होती थी। बस मन में एक विचार आते ही हजारों ताबीज एक साथ सक्रिय हो जाते थे। जब मैंने सूखे वृक्षों वाले नगर के कुएं के तल में अपना 1 लाखवां विस्फोटक ताबीज दबाया तो मैंने केवल एक शब्द कहा, फट। एक भयानक विस्फोट हुआ। मशरूम बादल आसमान तक उठ गया। मैं सीधे स्तर 0 से स्तर 10 तक पहुंच गया और वह महिला जिसने कभी मुझे ठुकराया था अपने नए प्रेमी का हाथ पकड़े नीलामी घर के बाहर खड़ी थी, ये सोचकर कि मेरी बेची हुई वस्तुओं से कुछ बचा खुचा मिल जाएगा। इस समय मंच पर मूंछों वाले प्रधानाचार्य गंभीर स्वर में कह रहे थे, पेशा जागृत होने के बाद तुम सब असाधारण व्यक्ति बन जाओगे। तुम्हें लोगों की रक्षा करनी होगी, बुराई का नाश करना होगा और मानव जाति की खोई हुई भूमि वापस लेनी होगी। मैं आशा करता हूँ कि तुम सब अपनी मनचाही शक्ति प्राप्त करो और तुम्हारी पीढ़ी मानवों की खोई हुई भूमि वापस लेने में सफल हो। लेकिन नीचे बैठे छात्र इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इतने वर्षों से मनुष्य पेशे जागृत कर रहे थे और शक्तिशाली बन रहे थे, लेकिन राक्षस भी लगातार मजबूत हो रहे थे। खोई हुई भूमि वापस लेना लगभग असंभव लग रहा था। जहां तक लोगों की रक्षा करने की बात थी, लोग कर तो सकते थे, पर बहुत कम लोग ऐसा करना चाहते थे। नहीं तो इस दुनिया में गरीबों की बस्तियां कभी अस्तित्व में नहीं आती। लू युआन भी उन्हीं गरीब बस्तियों का एक छात्र था जो आज अपने पेशे के जागरण का इंतजार कर रहा था। वह उम्मीद कर रहा था कि उसे कोई शक्तिशाली पेशा मिले जिससे उसकी किस्मत बदल सके। हालांकि वह एक दूसरे संसार से आया हुआ व्यक्ति था, लेकिन इस दुनिया में ऊंची दीवारों के बाहर राक्षसों का राज था। वहां अनेक गुप्त क्षेत्र और कालकोठरियां थी। अलौकिक शक्ति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता था। जल्द ही छात्रों को एक एक करके जागरण यंत्र में भेजा जाने लगा। वह लगभग 3 मीटर ऊंचा पारदर्शी अंडे जैसा उपकरण था जिसके ऊपर रहस्यमयी रून चमक रहे थे। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश कर अपना पेशा जागृत कर सकता था। गाओ यू बी रैंक उन्मादी योद्धा। अगला वांगयान सी रैंक धनुर्धर। अगला। शुरुआत में साधारण पेशे आते रहे, इसलिए किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद ल्यू शुआंग शुआंग एसएस रैंक हथियार जादूगर। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। क्या एसएस रैंक? हमारे स्कूल में पहली बार किसी ने एसएस रैंक पेशा जागृत किया है। वह सुंदर भी है और इतनी प्रतिभाशाली भी। सचमुच भगवान की लाडली है। किसी ने कहा, एसएस रैंक तो बहुत अच्छा है, लेकिन हथियार जादूगर को विकसित करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। दूसरा बोला, वह तो गरीब बस्ती से है ना, इतनी प्रतिभा है तो कोई अमीर आदमी उसका समर्थन कर देगा और बदले में उससे क्या चाहेगा यह भी समझ लो। चुप रहो। लू युआन सामने खड़ा है, वह उसका प्रेमी है। हालांकि आवाज धीमी थी, लेकिन लू युआन ने सब सुन लिया। हाँ, अभी अभी एसएस रैंक हथियार जादूगर बनी ल्यू शुआंग शुआंग उसकी प्रेमिका थी। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और उन्होंने वादा किया था कि भविष्य में जो भी अधिक शक्तिशाली बनेगा वह दूसरे का सहारा बनेगा। लेकिन अब जब उसने एसएस रैंक पेशा पा लिया था, क्या उसके लिए उससे आगे निकलना संभव था? कुछ देर बाद उसकी बारी आई। लू युआन जागरण यंत्र के भीतर गया। एक अजीब ऊर्जा ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों के सामने असंख्य रहस्यमयी प्रतीक और ताबीज उभरने लगे। उसे तुरंत समझ आ गया, ताबीज विशेषज्ञ। और अगले ही क्षण घोषणा हुई, एस रैंक ताबीज विशेषज्ञ, प्रारंभिक ताबीज, विस्फोटक ताबीज। जागरण पूरा हो गया, लेकिन घोषणा सुनते ही शिक्षकों के चेहरों पर निराशा दिखाई देने लगी। लू युआन एस रैंक ताबीज विशेषज्ञ। ताबीज विशेषज्ञ को सभी एस रैंक पेशों में सबसे बेकार माना जाता था। दूसरे एस रैंक पेशे नए कौशल सीख सकते थे, राक्षसों को मार सकते थे और कौशल पुस्तकों को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ताबीज विशेषज्ञ को केवल शुरुआत में एक ताबीज मिलता था और फिर कुछ नहीं। अब तक किसी भी राक्षस से कोई नया ताबीज नहीं गिरा था। दूसरे पेशों को पदोन्नति के समय नए कौशल मिलते थे, लेकिन ताबीज विशेषज्ञ चाहे स्तर 30 तक पहुंच जाए फिर भी उसे कोई नया कौशल नहीं मिलता था। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। इसलिए लोगों की नजर में एस रैंक ताबीज विशेषज्ञ होना सी रैंक पेशा पाने से भी बदतर था। लू युआन अभी निराश भी नहीं हुआ था कि अचानक उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंज उठी, बधाई हो, आपने ताबीज विशेषज्ञ पेशा जागृत किया है। पेशा प्रणाली सक्रिय हो गई है। ताबीज विशेषज्ञ पेशे में कमी पाई गई, अब उसे पूर्ण किया जा रहा है। ताबीज विशेषज्ञ उन्नत होकर EX रैंक बन गया है। निष्क्रिय प्रतिभा 1। सभी ताबीज बिना तैयारी के तुरंत सक्रिय होंगे और किसी भी जादुई शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। निष्क्रिय प्रतिभा 2। प्रत्येक 5 स्तर बढ़ने पर एक नया ताबीज प्राप्त होगा। इन संदेशों को सुनकर लू युआन समझ गया, उसका स्वर्णिम अवसर आखिरकार आ चुका था। जब लू युआन अपनी जागरण प्रक्रिया पूरी करके ल्यू शुआंग शुआंग के साथ घर लौटने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने की सोच रहा था, तभी ल्यू शुआंग शुआंग खुद उसकी ओर चली आई। लू युआन ने साफ देखा कि उसके चेहरे पर झिझक और असहजता थी। यह देखकर उसका दिल बैठ गया। कुछ गड़बड़ थी,
लिu शुआंग उसके सामने आकर लगभग आधे मिनट तक चुप रही। फिर जैसे उसने कोई बड़ा निर्णय ले लिया हो, उसने धीमी आवाज में कहा, लू युआन, हम अलग हो जाते हैं। आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन आसपास के लोगों ने सुन लिया और सभी की निगाहें उनकी ओर मुड़ गई। इतने लोगों की नजर अपने ऊपर पड़ते ही लिu शुआंग का गोरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसे समर्थन चाहिए था, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे ताकि वह अपने एसएस रैंक पेशे को विकसित कर सके। क्या लू युआन जैसा एक ताबीज विशेषज्ञ उसके लिए पैसे कमा सकता था? क्या वह उसके लिए उपकरण और कौशल पुस्तकें खरीद सकता था? नहीं, वह मन ही मन ऐसे शब्द ढूंढ रही थी जिनसे वह खुद को गलत साबित न होने दे। लेकिन लू युआन का उत्तर उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। उसने शांत स्वर में केवल एक शब्द कहा, ठीक है, बस एक शब्द, जैसे कोई महत्वहीन बात हो। यहाँ तक कि उसके इस शांत व्यवहार ने लिu शुआंग को क्रोधित कर दिया। उसके मन में विचार आया, क्या इतने वर्षों का हमारा रिश्ता उसके लिए इतना महत्वहीन था, या फिर मैं उसके लिए बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी? वह विश्वास नहीं कर पाई और फिर बोली, तुम क्या कह रहे हो? लू युआन ने शांत नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम अलग होना चाहती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, इसमें समस्या क्या है? उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा किसी दिन उसके साथ होगा, लेकिन जब उसने यह रास्ता चुन लिया था तो उसे रोकने का कोई कारण नहीं था। भले ही उसके पास कोई सिस्टम ना होता, भले ही वह सचमुच एक बेकार व्यक्ति होता, तब भी वह यही उत्तर देता, क्योंकि उसके अनुसार जो व्यक्ति कठिन समय में साथ छोड़ दे वह साथ रहने के योग्य नहीं होता। लिu शुआंग ने जो लंबे लंबे बहाने सोच रखे थे वे सब बेकार हो गए। आखिरकार उसने दांत भींचकर कहा, लू युआन, आशा है तुम मुझे दोष नहीं दोगे। अब हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं, जबरदस्ती साथ रहने से कोई खुश नहीं रहेगा। लू युआन ने सिर हिलाया, तुम्हें दोष दूं? नहीं, जैसा तुमने कहा, हम सच में अब अलग दुनिया के लोग हैं। यह कहकर वह मुड़ा और वहां से जाने लगा। तभी एक फैशनेबल कपड़े पहने युवक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, लू युआन, मैंने पहले ही कहा था कि केवल पढ़ाई में अच्छा होना किसी काम का नहीं। स्नातक होने के बाद लोग अपनी असली पसंद चुनते हैं। वैसे शुआंग की खातिर अगर चाहो तो हमारे घर में चौकीदार की नौकरी कर सकते हो। यह युवक था लोंग हाउ चेन, ड्रैगन परिवार का युवा मालिक। वह पहले भी कई बार लिu शुआंग को प्रेम प्रस्ताव दे चुका था, लेकिन हर बार अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन अब पैसे और भविष्य के कारण उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। असल में लिu शुआंग पहले लू युआन पर भरोसा करती थी। स्कूल में वह हमेशा प्रथम स्थान पर रहता था। उसे उम्मीद थी कि वह भी कोई शक्तिशाली पेशा जागृत करेगा। अगर ऐसा होता तो वह निश्चित रूप से उसके लिए मेहनत करता और उसकी सहायता करता। लेकिन जब उसने देखा कि लू युआन का पेशा एस रैंक ताबीज विशेषज्ञ है, तब उसने तुरंत अपना निर्णय बदल दिया, क्योंकि सभी की नजर में यह सबसे बेकार एस रैंक पेशा था। इसलिए उसने बिना झिझक लोंग हाउ चेन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब जब लोंग हाउ चेन लू युआन का अपमान कर रहा था, तब भी उसने उसे नहीं रोका, बल्कि उसके पास जाकर धीरे से बोली, हाउ चेन, चलो यहाँ से। आसपास लोग फुसफुसा रहे थे, चुप रहो, क्या मरना चाहते हो? अब लिu शुआंग एसएस रैंक हथियार जादूगर है, उसकी बुराई करने की हिम्मत मत करो। लेकिन लू युआन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ये लोग बस राह चलते यात्री थे। वह सीधे गरीब बस्ती में अपने घर लौट आया। घर की दीवारों में दरारें थीं। यह छोटा सा मकान उसके माता पिता की एकमात्र विरासत था। उसकी माँ बीमारी के कारण तब मर गई थी जब वह केवल 5 वर्ष का था। गरीब बस्ती में अच्छी चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी। उसके पिता 12 वर्ष की उम्र में उसे छोड़कर चले गए। वे लिu शुआंग के पिता के साथ शिकार पर गए थे। उस अभियान में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और लिu शुआंग के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कभी शिकार करने की हिम्मत नहीं की और शहर में एक साधारण मजदूरी का काम करने लगे। लू युआन आज तक जीवित था क्योंकि संघ सरकार 18 वर्ष की आयु तक बच्चों की शिक्षा और जीवन यापन का खर्च उठाती थी। लेकिन 18 वर्ष पूरे होते ही सबको आत्मनिर्भर होना पड़ता था, क्योंकि उस समय तक उनका पेशा जागृत हो चुका होता था। घर लौटकर लू युआन पुराने फटे हुए सोफे पर बैठ गया और अगले दिन की योजना बनाने लगा। अचानक उसे एक जगह याद आई, शायद वही स्थान सबसे उपयुक्त होगा। उसे याद आया कि एक बार लिu अंकल ने एक विशेष कालकोठरी के बारे में बताया था। उसका नाम था सूखा वृक्ष नगर, कुमू टाउन। यह स्तर 30 की एक विशेष कालकोठरी थी। उसमें कोई साधारण राक्षस नहीं था। वहां केवल एक ही बॉस रहता था, एक गहरे कुएं के भीतर। वह बॉस स्वयं किसी पर हमला नहीं करता था, लेकिन यदि कोई उस पर हमला कर दे तो वह कुएं से बाहर निकलकर शिकार शुरू कर देता था। उसकी शक्ति बेहद भयानक थी। स्तर 30 से नीचे कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। कई स्तर 30 असाधारण योद्धाओं ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन सब असफल रहे। और जो लोग स्तर 30 से ऊपर पहुंचकर पेशा परिवर्तन कर चुके थे, वे उस कालकोठरी में प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। इसलिए आज तक कोई उसे मार नहीं पाया था। लू युआन की आंखों में चमक आ गई। ऐसा बॉस जो मुझे तैयारी करने का समय दे, अगर मैं उसे नहीं मारूं तो उसके साथ अन्याय होगा। फिर उसने मुट्ठी भींच ली और बदला लेने का समय भी आ गया है। उसका वर्तमान ताबीज था विस्फोटक ताबीज। ये तभी फटता था जब वह आदेश देता।
इसका मतलब था कि वह 1000, 10,000 बल्कि 1 लाख ताबीज पहले से तैयार कर सकता था। उसने मन ही मन कहा, 1 लाख विस्फोटक ताबीज, पहले पेशा परिवर्तन से पहले का कोई भी बॉस राग बन जाएगा। विस्फोटक ताबीज हमेशा के लिए संग्रहित नहीं किए जा सकते थे, उनकी एक समय सीमा थी, 6 घंटे। अन्य ताबीजों की भी यही सीमा थी। यदि यह सीमा न होती तो ताबीज विशेषज्ञ कभी भी सी रैंक पेशों से कमजोर नहीं माने जाते। दूसरे, ताबीज विशेषज्ञों के लिए 6 घंटे में बहुत अधिक ताबीज बनाना संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें हवा में धीरे धीरे प्रतीक बनाकर मंत्र लिखने पड़ते थे और अपनी जादुई शक्ति खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन लू युआन अलग था। उसे केवल मन में एक विचार करना होता था और ताबीज अपने आप बन जाता था। 1 सेकंड में वह लगभग 10 विस्फोटक ताबीज बना सकता था। उस रात वह आराम से सो गया। अगली सुबह वह जूचेंग शहर के दक्षिणी द्वार पर पहुंचा। द्वार की रक्षा कर रहे सैनिक ने पूछा, छोटे भाई, कहाँ जा रहे हो? शहर के बाहर कई रास्ते थे। सुरक्षित रास्ते विभिन्न काल कोठरियों की ओर जाते थे। उनके आसपास राक्षस नहीं होते थे और वे प्रशिक्षण के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी, क्योंकि वहां के राक्षसों के व्यवहार के नियम तय होते थे और पुराने लोगों ने उनके लिए विस्तृत रणनीतियां छोड़ रखी थी। दूसरी ओर जंगली क्षेत्र बेहद खतरनाक थे। वहां के राक्षसों का व्यवहार अनिश्चित था, इसलिए प्रथम पेशा परिवर्तन से पहले के लोगों को आमतौर पर वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। लू युआन को देखकर सैनिक समझ गया कि वह नया स्नातक है। उसने पूछा, तीसरे कालकोठरी क्षेत्र जा रहे हो? लू युआन ने सिर हिलाया। हाँ। सैनिक ने तुरंत द्वार खोल दिया। द्वार के बाहर सीधी बस चलती थी। बस में पहले से 5-6 लोग बैठे थे। कुछ लोग लू युआन को पहचानते थे। उसे अकेले देखकर वे हैरान थे। वे सोच रहे थे, क्या यह सचमुच अकेले प्रशिक्षण के लिए जा रहा है? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लू युआन जाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ मिनट बाद 2 और लोग आए। फिर बस समय पर चल पड़ी। आधे घंटे बाद वे तीसरे कालकोठरी क्षेत्र पहुंच गए। यहाँ कई कालकोठरियां थी, लेकिन एक कालकोठरी के सामने बिल्कुल भीड़ नहीं थी। वह थी सूखा वृक्ष नगर कुमू टाउन। यही लू युआन का लक्ष्य था। वह उसी की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसने 2 परिचित लोगों को अपनी ओर आते देखा, लोंग हाओचेन, लिu शुआंगशुआंग। उनके पीछे एक मध्यवय व्यक्ति भी था। स्पष्ट था कि वह उन्हें प्रशिक्षण देने आया था। लोंग हाओचेन हंसते हुए बोला, लू युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अकेले यहाँ आने की हिम्मत करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ताबीज बनने से पहले ही कोई राक्षस तुम्हें खा जाए। क्या तुम जीना नहीं चाहते? लू युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने समझ लिया था कि वे केवल उसका मजाक उड़ाने आए हैं। तभी लोंग हाओचेन फिर बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो मुकाबला करें। देखते हैं हम दोनों में से कौन पहले सब पेशा परिवर्तन तक पहुंचता है। लू युआन ने पूछा, शर्त क्या होगी? लोंग हाओचेन मुस्कुराया, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। अगर हार गए तो बस मेरे सामने घुटने टिकक कर सिर झुकाना होगा। लू युआन ने शांत स्वर में कहा, 10 लाख मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। 1 महीने बाद स्कूल का पुनर्मिलन समारोह होगा। जो हारेगा वह पूरे स्कूल के सामने दूसरे के सामने घुटने टेक कर सिर झुकाएगा। लोंग हाओचेन पहले तो खुश हुआ, लेकिन फिर लिu शुआंगशुआंग बोली, 1 महीने में कोई पेशा परिवर्तन तक कैसे पहुंच सकता है? यह सुनकर लोंग हाओचेन को याद आया कि पहला पेशा परिवर्तन स्तर 30 पर होता है। 1 महीने में वहां पहुंचना लगभग असंभव था। वह तुरंत बोला, लू युआन, तुम बहुत चालाक हो। ठीक है, 1 महीने बाद जिसकी स्तर सबसे ऊंची होगी वही विजेता माना जाएगा। लू युआन ने तुरंत उत्तर दिया, मंजूर है। उसने ठंडी नजरों से लिu शुआंगशुआंग की ओर देखा। उसे अब सचमुच खुशी हो रही थी कि उनका रिश्ता टूट गया, क्योंकि अभी अभी उसके शब्दों का असली अर्थ यही था। वह चाहती थी कि लू युआन हार जाए। लोंग हाओचेन हंसते हुए बोला, 1 महीने बाद मिलते हैं। उम्मीद है तब तुम भागोगे नहीं। इसके बाद वे दोनों अपने प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर चले गए। लू युआन ने उन्हें जाते हुए देखा और हल्की हंसी हंसा। फिर अकेले कुमू टाउन की ओर बढ़ गया। वहां कोई कतार नहीं थी। उसने कालकोठरी के सामने जाकर जानकारी पढ़ी। कुमू टाउन अनुशंसित स्तर 30, टीम मोड 2, व्यक्ति मोड एकल मोड लो। युआन ने बिना झिझक एकल मोड चुन लिया। अगले ही पल एक प्रकाश किरण उस पर गिरी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने फिर आंखें खोली तो वह एक सुनसान कस्बे में खड़ा था। चारों ओर भयानक शांति थी। न इंसान, न पक्षी, न कीड़ों की आवाज। उसी समय उसके सिस्टम की आवाज गूंजी। पास में अत्यंत खतरनाक जीव का पता चला है। उसे मारने पर विशेष पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार, स्वर्गीय गुरु जेड लटकन। लू युआन मुस्कुराया, तो सिस्टम में मिशन भी है? बहुत बढ़िया। एक ही तीर से 2 निशाने लगेंगे। वह जल्दी ही कस्बे के बीचों बीच स्थित पुराने कुएं तक पहुंच गया। कुएं के अंदर गहरा अंधकार था, इतना गहरा कि नीचे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। लू युआन ने अपनी उंगली उठाई। अगले ही क्षण सैकड़ों विस्फोटक ताबीज उसकी उंगलियों से निकलकर कुएं में गिरने लगे। यह काम बेहद उबाऊ था, लेकिन उसने जरा भी लापरवाही नहीं की। इस बॉस के सामने वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। कुआं इतना गहरा था कि 5 घंटे तक लगातार ताबीज फेंकने के बाद भी उसे नीचे जमा हुए ताबीज दिखाई नहीं दिए। लेकिन उसे पूरा विश्वास था, 5 घंटों में उसने 1 लाख से भी अधिक विस्फोटक ताबीज जमा कर दिए थे। 5 घंटे तक लगातार बनाए गए विस्फोटक ताबीजों की संख्या निश्चित रूप से 1 लाख से अधिक हो चुकी थी। लेकिन लू युआन ने तुरंत उन्हें सक्रिय नहीं किया। वह पहले गांव के बाहर चला गया। हालांकि उसके अपने ताबीजों का विस्फोट उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, फिर भी वह किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता था। अगर नीचे वाला बॉस बच गया तो मरने वाला वही होता।
चाहे संभावना 1 लाख में एक ही क्यों ना हो, उसे सावधान रहना था, क्योंकि इस समय वह अभी भी बेहद कमजोर था। गांव से बाहर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर कालकोठरी का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। अगर विस्फोट के बाद भी बॉस जीवित रहा तो वह बिना पीछे देखे तुरंत बाहर निकल जाएगा। लू युआन ने एक हाथ से मंत्र की मुद्रा बनाई और धीरे से कहा, विस्फोट। जैसे ही शब्द निकला, मानो कानून की तरह प्रभावी हो गया। धड़ाम! एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट पूरे कुमू टाउन में गूंज उठा। लू युआन ने अपनी आंखों से एक विशाल मशरूम बादल को आसमान में उठते देखा। उसी क्षण उसके दिमाग में एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा। यह सिस्टम की यांत्रिक आवाज नहीं थी। स्तर 30 कुमू टाउन बॉस कुएं का विशैला ड्रैगन सफलतापूर्वक मारा गया। 6000 अनुभव अंक प्राप्त हुए। इसके बाद लगातार सूचनाएं आने लगी। बधाई, आप स्तर 1 पर पहुंचे। बधाई, आप स्तर 2 पर पहुंचे। बधाई, आप स्तर 3 पर पहुंचे। बधाई, आप स्तर 10 पर पहुंचे। 6000 अनुभव अंकों ने उसे सीधे स्तर 10 तक पहुंचा दिया। सामान्य लोगों को स्तर 10 तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, भले ही कोई उन्हें प्रशिक्षण दे रहा हो। लेकिन लू युआन ने कुछ ही क्षणों में यह कर दिखाया। इसके बाद नई सूचनाएं दिखाई दी। प्रथम वध पुरस्कार, ज्याओलोंग जादुई दंड, अग्निरोधी जादुई वस्त्र, ज्याओलोंग तलवार, ज्याओलोंग कवच। ये सभी वस्तुएं अपने आप उसके पेशागत बैग में पहुंच गई। पेशे के जागरण के समय प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष बैग मिलता था। राक्षसों द्वारा गिराई गई वस्तुएं स्वतः उसमें चली जाती थी। इसके बाद सिस्टम की नई सूचना आई। मिशन पूरा पुरस्कार, स्वर्गीय गुरु जेड लटकन प्रभाव। केवल ताबीज विशेषज्ञ पहन सकता है, अपने स्तर और जानकारी को छिपा सकता है। सभी ताबीजों की शक्ति 200% बढ़ जाती है, क्योंकि वह स्तर 10 तक पहुंच गया था। उसकी दूसरी प्रतिभा भी सक्रिय हुई। उसे 2 नए ताबीज मिले। तीव्र गति, ताबीज पैरों पर प्रयोग करने पर गति 500% बढ़ जाती है। अवधि 10 मिनट। उपचार, ताबीज लक्ष्य की 50% जीवन शक्ति तुरंत पुनर्स्थापित करता है, साथ ही सभी नकारात्मक प्रभाव डीबफ हटाता है। अब उसके पास कुल 3 ताबीज थे। लू युआन ने उनके प्रभाव पढ़े और हंस पड़ा। एस रैंक ताबीज विशेषज्ञ कमजोर हो सकता है, लेकिन मेरा EX रैंक ताबीज विशेषज्ञ नहीं। उसने अपनी स्थिति देखी। लू युआन आयु 18 वर्ष, पेशा EX रैंक ताबीज विशेषज्ञ, स्तर 10 जीवन शक्ति, 2000 शक्ति, 100 रक्षा, 100 फुर्ती, 100 जादुई शक्ति, 500 मना, 1000 उपलब्ध। ताबीज विस्फोटक, ताबीज तीव्र गति, ताबीज उपचार ताबीज। इनमें से दोनों नए ताबीज सहायक प्रकार के थे, लेकिन बेहद उपयोगी थे। तीव्र गति ताबीज उसे तेज राक्षसों से दूरी बनाने में मदद करता। उपचार ताबीज संकट की स्थिति में उसकी जान बचा सकता था। इसके बाद उसने स्वर्गीय गुरु जेड लटकन को अपने साथ बांध लिया। जैसे ही उसने उसे पहना, उसकी उपस्थिति पूरी तरह छिप गई। यहाँ तक कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली लोग भी उसे केवल एक साधारण स्तर 0 व्यक्ति समझते। फिर उसने नए उपकरणों को देखना शुरू किया। ज्याओलोंग जादुई दंड, महाकाव्य स्तर, स्तर आवश्यकता 30, पेशा जादूगर, जादुई शक्ति प्लस 200 मना प्लस 1000, जादुई कौशल क्षति प्लस 50%, अग्निरोधी जादुई वस्त्र, महाकाव्य स्तर, रक्षा प्लस 100, अग्नि प्रतिरोध प्लस 50%, विशेष कौशल, अग्नि अवरोध 5 मिनट तक, आग से पूर्ण सुरक्षा, जियाओलोंग तलवार, महाकाव्य स्तर, शक्ति प्लस 500, युद्ध कौशल प्लस 50%, जियाओलोंग कवच, महाकाव्य स्तर, रक्षा प्लस 300, जीवन प्लस 1000, विशेष कौशल, प्रतिघात शत्रु को हुए नुकसान का 5% वापस लौटाता है। चारों उपकरण महाकाव्य स्तर के थे, लेकिन लू युआन केवल अग्निरोधी जादुई वस्त्र ही पहन सकता था। हालांकि उसके आंकड़े दूसरे उपकरणों जितने प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन उसका विशेष कौशल अत्यंत शक्तिशाली था। 5 मिनट तक, आग से पूर्ण प्रतिरक्षा। कुछ परिस्थितियों में यह अमूल्य सिद्ध हो सकता था। बाकी 3 उपकरण उसके किसी काम के नहीं थे। उन्हें वह शहर लौटकर बेचने वाला था। महाकाव्य स्तर के उपकरणों की कीमत लाखों में होती थी। सामान्य परिस्थितियों में किसी स्तर 30 बॉस से केवल 1 महाकाव्य उपकरण गिरता था, लेकिन उसने 4 प्राप्त किए थे, क्योंकि यह प्रथम वध फर्स्ट किल था। प्रथम वध पर अतिरिक्त पुरस्कार मिलता था। अग्निरोधी वस्त्र पहनते ही वह आधुनिक स्टाइल की एक आरामदायक जैकेट जैसा दिखने लगा। जैसे ही वह कालकोठरी से बाहर निकला, आसपास मौजूद कई लोगों का ध्यान उसकी ओर गया, क्योंकि वे याद कर रहे थे कि कुछ घंटे पहले यही युवक स्तर 0 पर अकेला कुमू टाउन में गया था। बहुत से लोग तो यह मान चुके थे कि वह मर चुका होगा, लेकिन अब वह सुरक्षित बाहर लौट आया था। जब लू युआन कालकोठरी से बाहर निकला, तब भी कुछ लोग वहीं मौजूद थे। उसे देखकर सभी की निगाहें उसी पर टिक गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका प्रदर्शित स्तर अभी भी 0 दिखाई दे रहा है, तो कुछ लोग हंस पड़े। देखा, आखिरकार यह सिर्फ दिखावा ही कर रहा था। कुछ घंटे अंदर बैठकर अब वापस आ गया। पता नहीं ऐसा करने का मतलब क्या था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन लू युआन ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी नजर उस कालकोठरी पर डाली जहां सबसे कम लोग कतार में खड़े थे। उसने समय देखा, दोपहर के 2 बज चुके थे। अब किसी दूसरी जगह जाने का कोई मतलब नहीं था। वह सीधे उसी कतार में जाकर खड़ा हो गया। यहाँ अधिकांश लोग स्तर 10 से 20 के बीच थे। तभी लगभग 20 वर्ष का एक युवक उसके पास आया और बोला, छोटे भाई, तुम अकेले हो? लू युआन ने सिर हिलाया। हाँ, उस युवक ने भलाई के भाव से कहा, तुम अभी अभी जागृत हुए हो ना? बेहतर होगा कि किसी अनुभवी दल के साथ जाओ।
या फिर 10 स्तर से नीचे की कालकोठरी में जाओ, वहां सुरक्षित रहोगे। लू युआन मुस्कुराया। धन्यवाद, मैं तो बस अनुभव लेने आया हूँ। यह सुनकर युवक कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। कालकोठरी में केवल अनुभव लेने आना उसे अजीब लगा, लेकिन आखिर यह लू युआन का निर्णय था। कुछ देर बाद उसके आगे खड़े 4 लोग एक साथ अंदर चले गए। स्पष्ट था कि वे टीम बनाकर प्रवेश कर रहे थे। जब लू युआन की बारी आई तो उसने जानकारी पढ़ी। दीर्घ रात्रि का मैदान, अनुशंसित स्तर 20 एकल मोड 2 व्यक्ति मोड, बहु व्यक्ति मोड। लू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एकल मोड चुन लिया। एक प्रकाश उसके ऊपर गिरा और अगले ही पल वह एक विशाल घास के मैदान में पहुंच गया। इस समय वहां रात थी। आसमान में पूर्ण चंद्रमा चमक रहा था। मैदान में चलना आसान था, लेकिन अंदर पहुंचते ही लू युआन ने एक बात नोटिस की। यहाँ दूसरे पेशाधारी भी दिखाई दे रहे थे। यह सामान्य कालकोठरियों और कुमू टाउन जैसे विशेष कालकोठरियों के बीच का अंतर था। कुमू टाउन में एक समय में केवल एक व्यक्ति प्रवेश कर सकता था, लेकिन यहाँ सभी लोग एक ही कालकोठरी में होते थे। हालांकि अंदर आने के बाद नई टीम नहीं बनाई जा सकती थी। यहाँ हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार राक्षसों का शिकार करना पड़ता था। कम स्तर वाले क्षेत्रों में बहुत लोग मौजूद थे, उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में कम लोग जाते थे, लेकिन वहां अनुभव भी अधिक मिलता था और खतरा भी। लू युआन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और मैदान की गहराई की ओर चल पड़ा, क्योंकि वह देख सकता था कि जितना भीतर जाओ राक्षसों का स्तर उतना अधिक होता जा रहा था। यहाँ अधिकतर राक्षस भेड़िए थे और वे झुंड में घूमते थे। इसी कारण सामान्य लोग यहाँ टीम बनाकर आते थे। लू युआन ने अपने पैरों पर एक तीव्र गति ताबीज लगाया। अगले ही क्षण वह तेज हवा की तरह आगे निकल गया। 500% गतिवृद्धि इतनी भयानक थी कि आसपास लड़ रहे लोग यह तक नहीं समझ पाए कि अभी उनके पास से क्या गुजरा। कुछ ही समय में वह स्तर 15 और उससे ऊपर वाले क्षेत्र में पहुंच गया। यहाँ लगभग कोई इंसान नहीं था। उसने सामने घूमते हुए भेड़ियों के झुंड को देखा। उन्होंने अभी तक उसे नोटिस नहीं किया था। लू युआन के हाथ में विस्फोटक ताबीज प्रकट हो गए। उसने मुस्कुराकर कहा, अब शिकार शुरू करने का समय है। एक के बाद एक ताबीज उड़कर भेड़ियों की ओर जाने लगे। हालांकि वह केवल स्तर 10 पर था, लेकिन EX रैंक पेशे के कारण उसकी वृद्धि दर सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। ऊपर से स्वर्गीय गुरु जेड लटकन की शक्ति भी जुड़ी हुई थी। एक विस्फोटक ताबीज लगभग एक स्तर 15 राक्षस को मार सकता था। सुरक्षा के लिए उसने प्रत्येक राक्षस पर 2 ताबीज इस्तेमाल किए। उसने धीरे से कहा, विस्फोट। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लगातार विस्फोट होने लगे। भेड़ियों के शरीर हवा में उड़ने लगे। सिस्टम की सूचनाएं लगातार आने लगी। स्तर 15 लाल भेड़िया मारा गया, 50 अनुभव। स्तर 16 धूसर भेड़िया मारा गया, 60 अनुभव। स्तर 15 काला भेड़िया मारा गया, 50 अनुभव। इन अनुभव अंकों को देखकर लू युआन बड़बड़ाया। साधारण राक्षसों को मारकर स्तर बढ़ाना सच में बहुत धीमा है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति यह सुन लेता तो शायद गुस्से से मर जाता, क्योंकि अधिकांश स्तर 10 लोग स्तर 7 या स्तर 8 के राक्षसों से भी डरते थे, और अगर वे झुंड में हो तो उनसे लड़ना आत्महत्या माना जाता था। लू युआन लगातार आगे बढ़ता गया। जहां भी भेड़िए दिखते विस्फोटक ताबीज उड़ जाते। धीरे धीरे भेड़ियों को समझ आने लगा कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। अब वे भागने लगे, लेकिन इससे लू युआन को परेशानी होने लगी, क्योंकि अब उसे उनके पीछे भागकर उन्हें मारना पड़ रहा था। फिर भी अनुभव धीरे धीरे जमा होता रहा और उसका स्तर भी बढ़ता गया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, राक्षसों की शक्ति भी बढ़ती गई। 2 घंटे बाद लू युआन स्तर 12 पर पहुंच चुका था। सिर्फ 2 घंटे में 2 स्तर बढ़ना सामान्य लोगों के लिए सपना था, लेकिन अब उसे एक नई समस्या दिखाई दी। उसने चारों ओर देखा, एक भी भेड़िया दिखाई नहीं दे रहा था। वे सभी उससे डरकर भाग चुके थे। लू युआन ने बेबस होकर सिर हिलाया। छोड़ो, अब वापस चलना चाहिए। आने में उसे लगभग 2 घंटे लगे थे। वापसी में भी उतना ही समय लगना था, इसलिए वह मुड़कर कालकोठरी के निकास की ओर चल पड़ा। जब वह बाहर निकला तब तक शाम हो चुकी थी। वापसी की बस में बैठकर उसने अपने पेशागत बैग की जांच की। 3 महाकाव्य उपकरणों के अलावा उसमें कई साधारण और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरण भी थे। साधारण राक्षस भी कभी कभी उपकरण गिरा देते थे, हालांकि अधिकांश निम्न गुणवत्ता के थे। लू युआन को उनमें विशेष रुचि नहीं थी। उसने तय किया कि कल जब वह महाकाव्य उपकरण बेचने जाएगा तो इन्हें भी साथ में बेच देगा। जब लू युआन घर लौटा तो उसने देखा कि पड़ोस में स्थित ल्यू परिवार का घर खाली किया जा रहा था। ल्यू शुआंगशुआंग वहां नहीं थी, केवल उसके माता पिता और सामान उठाने वाले कुछ लोग मौजूद थे। लू युआन को देखते ही ल्यू अंकल उसकी ओर आए। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने वाला था, उन्होंने उसे पुकारा, शाओ युआन, जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लू युआन कुछ क्षण झिझका, लेकिन अंत में रुक गया। ल्यू अंकल ने पहले की तरह मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे हो? फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, शाओ युआन, शुआंगशुआंग के मामले में हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं तुम्हारे सामने माफी मांगता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने झुककर अभिवादन किया। लू युआन ने तुरंत उन्हें रोक लिया। उसके मन में लियू अंकल के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। उसे पता था कि वे अब लोंग हाउचेन की सहायता से अमीरों के इलाके में स्थानांतरित हो रहे थे, और सच कहे तो यदि किसी को बेहतर जीवन मिल सकता हो तो कौन गरीब बस्ती में रहना चाहेगा। लू युआन ने शांत स्वर में कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों अलग हो गए। उस रात उसने साधारण भोजन किया, स्नान किया और आराम से सो गया। अगली सुबह
वह शहर के सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र व्यावसायिक चौक प्रोफेशनल प्लाजा की ओर निकल पड़ा। यह वह स्थान था जहां पेशाधारियों से संबंधित सभी वस्तुओं का व्यापार होता था। यही उपकरणों की नीलामी भी आयोजित होती थी। ये इलाका गरीब बस्ती से बिल्कुल अलग था। भव्य इमारतें, चौड़ी सड़कें और आलीशान दुकानें हर जगह दिखाई दे रही थी। साधारण कपड़े पहने लू युआन वहां कुछ अलग ही लग रहा था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। इस दुनिया में सबसे बड़ा सहारा शक्ति थी। जिसके पास शक्ति हो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता था। वह सीधे शहर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन तियानहांग व्यापार संघ की इमारत में प्रवेश कर गया। अंदर जाकर वह स्वागत काउंटर पर पहुंचा। एक कर्मचारी ने पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा, सर, आप कुछ खरीदना चाहते हैं या बेचना? लू युआन ने उत्तर दिया, बेचना। कर्मचारी ने विनम्रता से कहा, कृपया अपना सामान दिखाइए, हम आपको संतोषजनक मूल्य देंगे। तियानहांग व्यापार संघ की सफलता का एक कारण उसकी उत्कृष्ट सेवा भी थी। उनका सिद्धांत था, कभी भी किसी ग्राहक को छोटा मत समझो, क्योंकि कौन जानता है कि कोई साधारण दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में कितना शक्तिशाली हो। लू युआन ने हाथ घुमाया। क्षण भर में उसके बैग की सारी वस्तुएं काउंटर पर दिखाई देने लगी। कुल मिलाकर 15 उपकरण। उनमें से 3 पर चमकदार बैंगनी प्रकाश चमक रहा था। कर्मचारी की आंखें तुरंत फैल गई। ये तो महाकाव्य एपिक स्तर के उपकरण हैं। वह हैरान रह गई। उसने नौकरी शुरू करने के बाद कभी महाकाव्य स्तर का उपकरण नहीं देखा था। प्रशिक्षण के दौरान उसने सुना था कि एक वरिष्ठ कर्मचारी को केवल एक महाकाव्य उपकरण खरीदने पर 6 महीने के वेतन के बराबर कमीशन मिला था, और यहाँ तो 3-3 महाकाव्य उपकरण रखे थे। उसे लगा जैसे अचानक उसके सामने खजाना आ गया हो। उसने अपने उत्साह को दबाते हुए कहा, सर, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, महाकाव्य स्तर के उपकरणों की जांच हमारे विशेषज्ञ करेंगे। लू युआन ने सिर हिला दिया। कुछ ही मिनट बाद एक मध्यम आयु का व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। उसके पीछे 2 अंगरक्षक भी थे। हालांकि लू युआन उनकी शक्ति नहीं देख सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि वे पेशा परिवर्तन कर चुके शक्तिशाली लोग थे। जैसे ही वह व्यक्ति पहुंचा, उसकी नजर सीधे उन 3 महाकाव्य उपकरणों पर टिक गई। उसने लंबे समय तक उन्हें ध्यान से देखा, फिर लू युआन की ओर मुड़कर पूछा, युवक, ये उपकरण तुम्हारे हैं? हाँ, लू युआन ने उत्तर दिया। वृद्ध ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय लू युआन ने अपना स्तर जानबूझकर 12 दिखा रखा था। वृद्ध को विश्वास नहीं हुआ कि कोई स्तर 12 व्यक्ति ऐसे उपकरण प्राप्त कर सकता है। उन्होंने पूछा, क्या तुमने इन्हें स्वयं राक्षसों को मारकर प्राप्त किया? लू युआन मुस्कुराया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह किसी रहस्यमयी वरिष्ठ व्यक्ति की कहानी बनाएगा। इस दुनिया में कानून बहुत ढीले थे। यदि लोगों को पता चल गया कि एक स्तर 12 व्यक्ति के पास इतने महंगे उपकरण हैं, तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इसलिए उसने अस्पष्ट उत्तर दिया। वृद्ध ने सिर हिलाया। उन्हें समझ आ गया कि इसके पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो भविष्य में हमारे बीच लंबे समय तक सहयोग हो सकता है। मेरा नाम सोंगी है। तुम्हारा? लू युआन। ठीक है लू युआन, मैं अभी इन उपकरणों का मूल्यांकन करता हूँ। इसके बाद सोंगी ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली। ये सभी स्तर 30 के महाकाव्य उपकरण थे और उनमें से प्रत्येक अत्यंत उत्कृष्ट गुणवत्ता का था। इनकी कीमत साधारण महाकाव्य उपकरणों से कहीं अधिक थी, क्योंकि यह प्रथम पेशा परिवर्तन से पहले के लगभग सर्वश्रेष्ठ उपकरणों में गिने जाते थे। आखिरकार मूल्यांकन पूरा हुआ। सोंगी ने गंभीर स्वर में कहा, हम इन्हें 3 दिन तक प्रचारित करेंगे, फिर नीलामी में अंतिम वस्तु के रूप में बेचेंगे। प्रारंभिक बोली 10 लाख। लू युआन यह सुनकर संतुष्ट हो गया। उसने तुरंत कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी ऊंची प्रारंभिक बोली सुनकर लू युआन को कोई आपत्ति नहीं थी। यह पहली बार था जब उसने वास्तव में महसूस किया कि पर्याप्त शक्ति होने पर पैसा कमाना कितना आसान हो जाता है। यदि उसके पिता और उनके साथी उस समय उस शक्तिशाली राक्षस को मारने में सफल हो गए होते, तो केवल एक उपकरण बेचकर ही वे गरीब बस्ती से बाहर निकल सकते थे। सोंगी ने आगे कहा, नीलामी पूरी होने के बाद हमारा व्यापार संघ कुल बिक्री मूल्य का केवल 5% सेवा शुल्क लेगा। इस पर तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? लू युआन ने सिर हिलाया। नहीं। हालांकि बाहर से वह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से वह थोड़ा हैरान था। उसे याद था कि सामान्य परिस्थितियों में नीलामी घर इससे कहीं अधिक शुल्क लेते थे। अब केवल 5% लिया जा रहा था। स्पष्ट था कि सोंगी भविष्य में भी सहयोग बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर उसे विशेष छूट दी थी। इसके बाद सोंगी ने कर्मचारी से कहा, लू युआन के लिए एक वीआईपी कार्ड तैयार करो। 3 दिन बाद नीलामी में आने के लिए आवश्यक होगा, और बाकी उपकरणों का मूल्य भी अभी चुका दो। जी सोंग साहब, कर्मचारी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर सोंगी तीनों महाकाव्य उपकरण लेकर चले गए। कुछ देर बाद कर्मचारी ने शेष साधारण और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरणों का मूल्यांकन पूरा किया। उनकी कुल कीमत मात्र 5000 युआन। महाकाव्य उपकरणों की तुलना में यह बहुत कम थी। इसके बाद उसने वीआईपी कार्ड भी तैयार कर दिया। जब लू युआन ने कार्ड लिया तो उसने देखा कि उस पर अंकित संख्या थी 72। अर्थात पूरे शहर में तियानहांग व्यापार संघ ने अब तक केवल 72 वीआईपी कार्ड जारी किए थे। लू युआन ने पैसा और कार्ड लिया और वहां से निकल गया। इसके बाद उसने सीधे टैक्सी ली और शहर के बाहर स्थित कालकोटरी क्षेत्र की ओर रवाना हो गया। वह फिर से प्रशिक्षण करने वाला था। इस बार उसका लक्ष्य था कालकोटरी क्षेत्र नंबर 1। आज रास्ते में उसकी मुलाकात किसी परिचित व्यक्ति से नहीं हुई। जब वह वहां पहुंचा
तब दोपहर हो चुकी थी। वह सीधे एक ऐसी कालकोठरी की ओर गया जिसके बाहर बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी। स्कूल के दौरान उसने इस कालकोठरी के बारे में जानकारी पढ़ी थी। यह स्तर 10 से 20 की कालकोठरी थी। इसके भीतर एक बॉस भी मौजूद था, लेकिन बॉस निश्चित नहीं था। वह यादृच्छिक रूप से प्रकट होता था। मिलना पूरी तरह भाग्य पर निर्भर था। कल के अनुभव के बाद लू युआन समझ चुका था कि बॉस और साधारण राक्षसों के अनुभव अंकों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि जल्दी स्तर बढ़ाना हो तो बॉस का शिकार करना सबसे अच्छा तरीका था। यही कारण था कि वह यहाँ आया था। जब वह कतार में खड़ा था तभी एक लड़की आकर उसके पीछे खड़ी हो गई। वह लगभग उसकी ही उम्र की लग रही थी। संभवतः हाल ही में स्नातक हुई थी। उसका स्तर 10 था। उसका व्यक्तित्व कोमल और शांत था। वह किसी अमीर परिवार की लाडली बेटी जैसी लग रही थी, और वास्तव में ऐसा ही था। कुछ ही देर बाद उसके पीछे एक पुरुष और एक महिला आकर खड़े हो गए। दोनों का स्तर 20 था। वे स्पष्ट रूप से उसके अंगरक्षक थे। लू युआन तुरंत समझ गया, किसी बड़े परिवार की बेटी अनुभव प्राप्त करने आई है। स्थिति समझने के बाद उसने ध्यान देना बंद कर दिया और शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। काफी देर बाद आखिरकार उसके सामने खड़ा व्यक्ति कालकोठरी में प्रवेश कर गया। अब उसकी बारी आने वाली थी, लेकिन तभी पीछे खड़ी लड़की ने उसे पुकारा, सहपाठी, 1 मिनट। लू युआन मुड़ा। लड़की ने पूछा, क्या तुम अकेले हो? हाँ। कोई समस्या है? लू युआन ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर बोली, 4 लोगों की टीम के साथ इस कालकोठरी में प्रवेश करने पर बॉस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हमारी टीम में पहले 4 लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति अचानक नहीं आ सका। तुम अकेले हो, इसलिए क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? लू युआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो यह कारण था। फिर उसने मजाकिया अंदाज में पूछा, तुम मेरा पेशा भी नहीं पूछोगी? लड़की मुस्कुराई। उसकी आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें लेकर चलेंगे। तुम बस आराम से अनुभव प्राप्त करना। उसकी मुस्कान बेहद प्यारी थी। तभी उसके पीछे खड़े एक अंगरक्षक ने भी कहा, हमारी युवती सही कह रही है। 4 लोगों की टीम में बॉस मिलने की संभावना लगभग 90% है। तुम स्कूल में ये पढ़ चुके होगे। तुम्हें लड़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अनुभव सामान्य रूप से मिलेगा। बस बॉस की लूट हमारी होगी। लू युआन कुछ क्षण सोचकर बोला, टीम में शामिल होना ठीक है, लेकिन टीम लीडर मुझे बनाना होगा। ये सुनते ही दोनों अंगरक्षक भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि टीम लीडर को अतिरिक्त अनुभव मिलता था और किसी अजनबी को यह अधिकार देना सामान्य बात नहीं थी। लू युआन ने शांत स्वर में आगे कहा, बदले में मैं तुम्हें बाद में 2 व्यक्ति कालकोठरी में बॉस मारने में मदद कर सकता हूँ। क्या यह सौदा स्वीकार है? लड़की की बात सुनकर उसके साथ आए अंगरक्षक वांग हु तुरंत असंतुष्ट हो गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, छोटे भाई, क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे? हमारी युवती ने तुम्हें दया करके टीम में शामिल होने का अवसर दिया है और तुम टीम लीडर बनना चाहते हो। वास्तव में उनकी बात गलत नहीं थी। दूसरों ने सद्भावना दिखाई थी, लेकिन लू युआन उससे अधिक लाभ लेना चाहता था। हालांकि लू युआन बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, मेरे टीम लीडर बनने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। यह कालकोठरी समाप्त होने के बाद मैं तुम्हारी युवती को 2 व्यक्ति कालकोठरी में ले जाकर राक्षसों का शिकार करा सकता हूँ। क्या यह सौदा स्वीकार है? ये सुनकर वांग हु हंस पड़े। तुम तो केवल स्तर 12 के हो। क्या तुम्हें लगता है कि कालकोठरी कोई मजाक है? लेकिन लड़की ने उन्हें रोक दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, वांग हु, उनकी बात मान लो। वांग हु स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि युवती ऐसा निर्णय क्यों ले रही है। लड़की ने फिर लू युआन की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें टीम लीडर बना सकती हूँ, लेकिन कालकोठरी के अंदर तुम्हें अपनी क्षमता साबित करनी होगी। अगर तुम यह साबित नहीं कर पाए कि तुम मुझे 2 व्यक्ति कालकोठरी में ले जा सकते हो, तो आज जो लाभ तुमने लिया है उसे वापस लेना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। लू युआन मुस्कुराया, कोई समस्या नहीं। लेकिन उसी समय उसके मन में एक विचार आया, शे परिवार। अचानक उसे कुछ याद आया। त्यानहंग व्यापार संघ के संस्थापक का नाम भी शे त्यानहंग था। उसे लगा कि शायद यह लड़की उसी परिवार से संबंधित है। उसी समय उसने दूर कहीं से किसी की निगाह अपने ऊपर महसूस की, जैसे कोई व्यक्ति छिपकर इस पूरी घटना को देख रहा हो। इससे उसका अनुमान और भी मजबूत हो गया। लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे मेरा नाम शे फेयर है, तुम्हारा नाम? लू युआन ने संक्षेप में उत्तर दिया, लू युआन। इसके बाद चारों लोग कालकोठरी के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। ये कालकोठरी थी। धुंधला पर्वत, मिस्ट माउंटेन, अनुशंसित स्तर, 20 एकल मोड, 2 व्यक्ति मोड, बहुव्यक्ति मोड। लू युआन ने बहुव्यक्ति मोड चुना। एक इंटरफेस उसके सामने प्रकट हुआ। टीम लीडर लू युआन स्तर 12 एस रैंक ताबीज विशेषज्ञ टीम सदस्य रिक्त रिक्त रिक्त। उसने आमंत्रण विकल्प चुना। सबसे पहले शे फेयर को टीम में शामिल किया। तुरंत नया विवरण दिखाई दिया। टीम लीडर लू युआन स्तर 12 एस रैंक ताबीज विशेषज्ञ टीम सदस्य शे फेयर स्तर 10 एस रैंक दिव्य चिकित्सक। जब शे फेयर ने लू युआन का पेशा देखा तो उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए कठोर हो गया। स्पष्ट था कि उसे भी आश्चर्य हुआ था, लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला। उसने सोचा, यदि लू युआन अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो बाद में हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। इसके बाद लू युआन ने वांग हु और दूसरे अंगरक्षक को भी टीम में शामिल कर लिया। टीम सदस्य वांग हु स्तर 20 एस रैंक महान तलवारधारी, झांग यू स्तर 20 एस रैंक द्विबंदूक विशेषज्ञ दोनों जैसे ही टीम में शामिल हुए। उन्हें भी लू युआन का पेशा दिखाई दे गया।
उनके चेहरे तुरंत बदल गए, लेकिन कुछ कहने से पहले ही लू युआन ने प्रवेश की पुष्टि कर दी। अगले ही पल चारों लोग धुंधले पर्वत के भीतर पहुंच गए। यह चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। पहाड़ों के बीच भेड़ियों के झुंड घूम रहे थे और इस कालकोठरी का अंतिम बॉस था एक विशाल बाघ। लेकिन वो बाघ पूरे पर्वतीय क्षेत्र में घूमता रहता था। उसे ढूंढना आसान नहीं था। हर टीम को प्रवेश के बाद अलग अलग पर्वत क्षेत्र में भेजा जाता था। यदि बाघ उसी क्षेत्र में हो तो उसे मारने का अवसर मिलता था, अन्यथा केवल साधारण भेड़ियों को मारकर बाहर निकलना पड़ता था। चारों ओर धुंध से घिरे पर्वतों को देखकर लू युआन सोचने लगा, यदि प्रत्येक टीम के पास बॉस मिलने की 90% संभावना है तो इसका अर्थ है कि यहाँ एक नहीं बल्कि अनेक बॉस मौजूद होंगे। उसी समय वांग हू ने फिर व्यंग्य किया, लू युआन, तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारा पेशा कुछ विशेष होगा, लेकिन तुम तो केवल एक ताबीज विशेषज्ञ निकले। अब जरा दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। शे फेयर भी चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में भी वही प्रश्न था। लू युआन ने उत्तर दिया, पहाड़ पर चलते हैं, फिर सब कुछ अपने आप समझ जाओगे। इतना कहकर वह सीधे आगे बढ़ गया। उसे बहस में समय बर्बाद करना पसंद नहीं था। उसी समय शे फेयर के मन में एक विचार आया, क्या यह व्यक्ति सचमुच उतना शक्तिशाली है जितना दिख रहा है? वांग हू और झांग्यू भी उसके पीछे चल पड़े। कुछ ही दूरी तय करने के बाद 2 स्तर 16 के काले भेड़िए उनकी ओर दौड़ते हुए दिखाई दिए। उनके शरीर से काले धुएं जैसी ऊर्जा निकल रही थी। सिर्फ पहाड़ की तलहटी में ही स्तर 16 राक्षस मिलना लू युआन को काफी संतोषजनक लगा। उसने समय बर्बाद नहीं किया। उसने हाथ उठाया और 2 विस्फोटक ताबीज भेड़ियों की ओर फेंक दिए। धड़ाम धड़ाम 2 तेज धमाके हुए। दोनों काले भेड़िए तुरंत जमीन पर गिर पड़े। स्तर 16 काला भेड़िया मारा गया, 30 अनुभव प्राप्त। स्तर 16 काला भेड़िया मारा गया, 30 अनुभव प्राप्त। शे फेयर और बाकी दोनों अभी अभी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने आते ही देखा कि लू युआन ने एक ही क्षण में दोनों भेड़ियों को मार दिया। उन तीनों को भी अनुभव अंक प्राप्त हुए, लेकिन इस समय अनुभव अंक महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि लू युआन ने 2 स्तर 16 राक्षसों को एक ही वार में समाप्त कर दिया था। वांग हू के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वह स्वयं भी ऐसा आसानी से नहीं कर सकता था। शे फेयर ने आश्चर्य से पूछा, अभी तुमने कौन सा ताबीज इस्तेमाल किया? क्या ताबीज विशेषज्ञों को पहले ताबीज बनाना और मंत्र पढ़ना नहीं पड़ता? लू युआन मुस्कुराया, मैंने इन्हें पहले से तैयार कर रखा था।